हेलो एवरीवन, मैं बाबू शर्मा फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी फॉर डाउट में। तो जैसा कि आज हम बात करेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। पहले तो रिफ्रैक्शन मैंने आपको बता ही दिया कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। रिफ्रैक्शन वो फिनोमेना है जहां पर लाइट किसी भी रिफ्रैक्टिंग सरफेस से टकराने के बाद जब वो दूसरे मीडियम में क्या होती है, चली जाती है, बाय चेंजिंग देयर पाथ इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन, है ना। और यहां पर हम बात कर रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। हर लेंस या हर मीडियम की अपनी एक डेंसिटी होती है, क्योंकि पार्टिकल का अरेंजमेंट सब में क्या होता है, अलग अलग होता है। अगर हम एयर की बात करें तो एयर में क्योंकि पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं तो एयर की जो डेंसिटी होती है वो सबसे कम होती है, दैट इज 1। लेकिन और भी कई सारे ऐसे मटेरियल हैं जिनकी डेंसिटी एयर से ज्यादा होती है। तो यहां पर हम मटेरियल वाइज जो मीडियम होते हैं इनको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक रेयरर मीडियम, दूसरा डेंसर मीडियम। अगर हम एयर लेंगे हर बार तो एयर इज अ रेयरर मीडियम, क्योंकि उसी की डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। और उसका कंपैरिजन जिसके साथ भी देखेंगे वो मीडियम आपका कैसा होगा, डेंसर मीडियम होगा। अब जैसे मैं कहता हूं कि ग्लास है, ग्लास सॉलिड ऑब्जेक्ट है और आपको पता है सॉलिड सब्सटेंस के जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर क्लोज टू ईच अदर। एयर गैस है, पार्टिकल दूर दूर होते हैं, तो डेंसिटी कहां ज्यादा होगी, जहां पर पार्टिकल पास पास है, दैट इज इन ग्लास। तो ग्लास में क्योंकि पार्टिकल पास पास होते हैं तो इसीलिए डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। और एयर में पार्टिकल दूर दूर होते हैं तो वहां पर डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। तो क्योंकि एयर में पार्टिकल दूर दूर है और डेंसिटी कम है तो क्या हुआ यहाँ पर आपका जब लाइट एयर से ग्लास के अंदर जाएगी तो उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आप ऐसे से कंपेयर कर सकते हैं। एक माइंड में हाइपोथेटिकल सिचुएशन बनाइए कि आप एक हाईवे पर जा रहे हैं। अब हाईवे क्या होता है, बहुत ब्रॉड होता है, चौड़ा होता है, लेस ट्रैफिक, और आपकी स्पीड 60, 70, 80 बहुत फास्ट स्पीड से 100 तक भी इवन जा सकते हैं। तो 100 तक आप क्या करते हैं, अपनी गाड़ी को भगा रहे हैं, स्पीड काफी तेज है। क्यों, क्योंकि कोई आर पार गाड़ी है ही नहीं आसपास, सीधा खाली रोड पर, हाईवे बहुत बड़ा है। लेकिन दूसरी तरफ आपने जैसी हाईवे से उतरे और आप किसी ऐसे एरिया में गए जो थोड़ा पॉपुलेटेड एरिया था, अब क्या होगा, अब डेंसिटी बढ़ गई, व्हीकल्स बढ़ गए, ट्रैफिक लगा और आपकी स्पीड 10, 20, 30, 10, 20, 30, 10, 20, 30। तो एज कंपेयर टू हाईवे आपकी स्पीड क्या हो गई, कम हो गई। सेम विद दिस लाइट। लाइट जब ऐसे मीडियम में ट्रेवल कर रही है जहां पर पार्टिकल दूर दूर है तो ये भी फास्ट ट्रेवल करेगी। लेकिन जैसे ही ये किसी डेंसर मीडियम में जाएगी तो उस डेंसर मीडियम में इसकी जो स्पीड होगी, जो वेलोसिटी होगी, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो एक होता है रेयरर मीडियम, एक होता है डेंसर मीडियम। तो एयर के केस में एयर इज ऑलवेज रेयरर मीडियम। लेकिन अगर दो मीडियम है जिसमें एक की डेंसिटी कम है तो जिसकी डेंसिटी कम है उसको रेयरर मीडियम बोलेंगे और जिसकी डेंसिटी ज्यादा है उसको डेंसर मीडियम बोलेंगे। ठीक है। तो अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का हमें बताता है कि उस मीडियम में जाने पर जो लाइट की वेलोसिटी है उस पर क्या इंपैक्ट पड़ता है, उसकी वेलोसिटी कितना टाइम्स इंक्रीज या कितना टाइम्स डिक्रीज होती है। इसे हमें पता लगता है कि इससे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज टेल्स अबाउट दैट द वेलोसिटी ऑफ लाइट, हाउ मच अमाउंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट changes when it travel from one medium to another medium, or how much the rate is deviate, how much angle, कितने एंगल से अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हुई है, ये भी हम पता लगा सकते हैं किससे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में दो चीजें आपको देखनी है, एक होता है आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ये क्या होता है आपका, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम पर्टिकुलर मटेरियल का या मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं उसे ही क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। अब जैसे कि आपको एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का तो 1 है, जैसे कि आपको मान लीजिए किसी भी मीडियम को वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो लाइट कहां से, देखिए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो डेफिनेशन है वो ये कहता है कि इट इज द रेशियो ऑफ
स्पीड ऑफ लाइट in air with respect to the speed of light, यहां पर आप इसे वेलोसिटी टर्म भी यूज कर सकते हैं क्योंकि इसमें डायरेक्शन होती है, इन द मीडियम, है ना, कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ये क्या होता है, ये एक्चुअल में रेशियो होता है क्या, किसका, स्पीड ऑफ लाइट जो कि एयर में है, किसके रिस्पेक्ट में, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो इसी को क्या कहा जाता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, जिसे हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, जिसे हम v से रिप्रेजेंट करते हैं। तो n इज इक्वल टू हो जाएगा c अपॉन v। एक फॉर्मूला हमारे पास ये होता है। दूसरा फॉर्मूला इसमें है, देखिए अगर हमें, आप लोगों ने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़े हैं, तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में आपने जो सेकंड लॉ पढ़ा है जिसे स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, वो क्या कहता है, स्नेल्स लॉ है द रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस and the sin angle of refraction of any material will remain constant। ठीक है, कि किसी भी मटेरियल का जो साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा और साइन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, इसका रेशियो हमेशा आपको क्या मिलने वाला है, कांस्टेंट मिलने वाला है। और ये फिर मैटर नहीं करता कि वो मटेरियल की लेंथ क्या है, हाइट कितनी है, विड्थ कितनी है, नहीं, मटेरियल सेम है तो इस साइन आई और साइन आर का जो रेशियो होता है ये भी क्या होता है, सेम होता है। एंड दिस कांस्टेंट वैल्यू, दिस कांस्टेंट इज आल्सो नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इस वाले फॉर्मूले से भी हम क्या कर सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। तो एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला आ जाएगा n इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। अब आपको अगर एंगल्स दे रखे हैं तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर वेलोसिटी दे रखी है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और हमेशा याद रखना, सेकेंड लॉ ऑफ जो रिफ्लेक्शन होता है उसे हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। तो स्टेटमेंट के साथ ये दे देना है आपको। और एक आप अगर डायग्राम बनाने को आएगा तो डायग्राम में आप बना सकते हैं क्या, एक इस तरीके से रिफ्लेक्टिंग सरफेस दिखा देना, यहाँ पर रेयरर मीडियम दिखा देना, यहाँ पर डेंसर मीडियम दिखा देना, ठीक है। लाइट को इंसिडेंस कराओगे आप यहाँ पर, तो लाइट इंसिडेंस होती है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे नॉर्मल बनता है, ठीक है। ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट लाइट है, फिर ये लाइट बैंड होके चली जाएगी, तो ये क्या आपका रिफ्लेक्टेड रे है। ये एंगल आपका साइन आई होता है और ये एंगल आपका साइन आर होता है। तो इस तरीके से आप इसका डायग्राम दिखा सकते हैं। तो ये स्नेल्स लॉ में भी आप क्या कर सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक फॉर्मूला आपका n = c/v भी होता है। इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जब इस चैप्टर के न्यूमेरिकल कराऊंगा तो इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी कराऊंगा कि कैसे न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना है, ठीक है। एक इसमें टर्म आती है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ये एक्चुअल में क्या इंडिकेट करता है। अब रिलेटिव का मतलब क्या है, देखिए जहां भी वर्ड रिलेटिव आता है, रिलेटिव मतलब कंपैरिजन, ठीक है। रिलेटिव का मतलब क्या होता है, कंपैरिजन। अब कंपैरिजन कब, तो हम कहेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू consecutive मीडिया। दो लगातार मीडियम है, उन लगातार मीडियम का आपको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, ठीक है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकलेगा समझ रहे आप यहाँ पर। देखिए आपने करना क्या है, मान लीजिए ये दो मीडियम है आपके पास, एक मीडियम 1 है,
एक मीडियम 2 है। मीडियम 1 में जो आपका वेलोसिटी, मान लीजिए मीडियम 1 आपका ग्लास है और मीडियम 2 जो है वो आपका वाटर है, ठीक है। अब मीडियम 1 में जो वेलोसिटी होगी इसे हम v1 मान लेते हैं और इसे हम v2 मान लेते हैं, ठीक है। अब लाइट कैसे ट्रेवल कर सकती है, या तो वाटर से ग्लास में या ग्लास से वाटर में, दो तरीके से लाइट ट्रेवल कर सकती है। तो यहां पर हम जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं वो दोनों मीडियम का कैसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, मतलब पहले वाले मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो दूसरे वाले मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कंपैरिजन में कितना है। तो इसके लिए हम निकालेंगे, तो हमेशा याद रखना जब जिस भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको निकालना है, लाइट हमेशा उस मीडियम में बाद में जाएगी। तो कहां से आई और कहां से गई आपको इस पर फोकस करना है। तो पहले हमेशा डिनोमिनेटर में जहां से लाइट आ रही है, तो लाइट अब जब मीडियम 1 का ही आपको निकालना है तो लाइट आएगी कहां से, मीडियम 2 से। कहां पर, मीडियम 1 में। तो आप लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2 अपॉन में वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1। तो हम कह सकते हैं n12 = v2 अपॉन v1। हमेशा लाइट किस मीडियम से आई और किस मीडियम में गई, कब, जब किसी एक पर्टिकुलर से हमें 1 का निकालना था 2 के रिस्पेक्ट में, तो 2 से आई 1 में गई। ऐसे बता सकते हो जब 2 का निकालना होगा 1 के रिस्पेक्ट में, तो लाइट कहां से आएगी, फर्स्ट मीडियम से, कहां जाएगी, सेकंड मीडियम में। तो n21 का फॉर्मूला हो जाएगा आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो ये दो फॉर्मूले हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए। इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी मैं आपको अगली वीडियो में आपको इस पर बेस्ड कि किस तरीके से न्यूमेरिकली टैकल करना है ये मैं आपको कराने वाला हूं, ठीक है। इसके बाद अब इसमें आता है आपका साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन में बस थोड़े से चेंजेस है, बाकी ऑलमोस्ट सेम है, मैग्निफिकेशन सेम रहने वाला है। तो साइन कन्वेंशन थोड़ा ध्यान से समझें। साइन कन्वेंशन में हमारे पास यहां पर दो लेंस हैं। पहला कॉन्वेक्स लेंस, दूसरा कॉन्केव लेंस, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस जो है आपको पता है कि कॉन्वेक्स लेंस कौन से लेंस होते हैं। कॉन्वेक्स लेंस जनरली वो लेंस हैं जिनके दोनों जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होती है ये बल्ज्ड आउट है ना, बाहर की तरफ उभरी हुई होती है। तो ऐसे लेंस को कहा जाता है क्या, कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे, कॉन्वेक्स लेंस, है ना। और कॉन्केव लेंस होता है जिसमें किसी भी लेंस की जब दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनसाइड हो, अंदर की तरफ कर्व होती है, तो उसे कहा जाता है कॉन्केव लेंस। तो देखिए डायग्राम अगर आप समझे इसे, तो डायग्राम में कॉन्केव लेंस है ये वाला, जिसकी दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस क्या है, बाहर की तरफ बल्ज्ड है। तो ये आपका ऑप्टिकल सेंटर होता है, ये आपका f1 होता है, ये आपका 2f1 होता है, ये आपका f2 होता है और ये 2f2 होता है, ठीक है। ऐसे ही अगर आप इसका डायग्राम देखें तो ये है आपका कॉन्केव लेंस, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये f1, 2f1, f2 और 2f2 ये होते हैं यहां पर। अब आपने करना क्या है, वो सारे टर्म्स आपको पता ही है, u, v, f और h डैश सब वही रहते हैं। सबसे पहले आप देखें u, तो फिर से मैं आपको जरा कोऑर्डिनेट्स बना के दिखाऊं यहाँ पर। तो ये ऑरिजिन होता है, ऑरिजिन से राइट में जाएंगे तो वैल्यू प्लस में आएगी एक्स एक्सिस पर, ऊपर की तरफ जाएंगे तो वाई एक्सिस पर भी प्लस में आएगी, लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो एक्स डैश में माइनस में आती है और नीचे की तरफ वाई डैश में भी क्या होती है, नेगेटिव में आती है। तो u चाहे मिरर है चाहे लेंस है, दोनों में ही किसमें है, लेफ्ट में होता है। तो u की वैल्यू आप हमेशा ही कैसे लेंगे, नेगेटिव लेके चलेंगे, ठीक है, हमेशा ही, चाहे वो कॉन्केव है चाहे वो कॉन्वेक्स है। तो u ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव, ठीक है। दूसरा v, v जो है आपका समझे जरा, v जो होता है आपका इमेज डिस्टेंस,
कॉन्वेक्स के केस में आप फिर से एक बार इनके डायग्राम देखेंगे तो कॉन्वेक्स में आपकी जो दोनों इमेज हैं वो फिर से बिहाइंड द लेंस बन रही है, दैट इज द सेम साइड एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो क्योंकि लेफ्ट में बन रही है तो v, हाँ यहाँ पर बिहाइंड द लेंस होता है तो यहाँ पर v की वैल्यू नेगेटिव होगी और v की वैल्यू नेगेटिव हमेशा के लिए होगी इस केस में, तो यहाँ पर वो कैसा माना जाता है, वर्चुअल माना जाता है क्योंकि वो बिहाइंड द लेंस है। लेकिन v यहाँ पर प्लस में भी होगी और माइनस में भी होगी। पॉजिटिव है तो रियल, क्योंकि फ्रंट की लेंस का फ्रंट देखो हमेशा दूसरी तरफ होता है और बिहाइंड हमेशा बैक, हमेशा टुवर्ड द ऑब्जेक्ट है, तो ये बैक है और ये फ्रंट होता है, ठीक है। और नेगेटिव में है तो वर्चुअल। h आपका क्या होता है, h आपका है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वो ऑब्जेक्ट की हाइट, हमेशा लाइन के ऊपर पॉजिटिव और यहां पर पॉजिटिव, क्योंकि यहां भी लाइन के ऊपर। ये चीजें, कुछ चीजें सेम है और कुछ चीजों में डिफरेंस है। h डैश यहां पर देखें तो यहां पर क्योंकि लाइन के ऊपर इमेज बन रही है तो h डैश यहां पर पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा तो कैसी होती है, इरेक्ट, कैसी होती है, इरेक्ट। और अगर यहां पर दोनों होंगे, पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा, पॉजिटिव होगा तो इरेक्ट है और नेगेटिव होगा तो इन्वर्टेड है। अब बचा आपका क्या, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ जो होती है आपकी, अब देखो इस केस में जो इंसिडेंट रे है कौन से फोकस के रिस्पेक्ट में डाइवर्ज होगी, f1, तो प्राइमरी फोकस इसका क्या है, f1 है और ये किस तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड है, तो f की वैल्यू यहां पर नेगेटिव होगी हमेशा। और यहां पर जो रे है वो f2 के रिस्पेक्ट में कन्वर्ज होती है जो कि राइट की तरफ है, तो यहां पर f की वैल्यू कैसी लेंगे आप, हमेशा पॉजिटिव, ठीक है। तो ये आपके क्या है, साइन कन्वेंशन है। फिर लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला आपका होता है क्या, लेंस फॉर्मूला 1/f = 1/v - 1/u, और मैग्निफिकेशन के लिए जो फॉर्मूला होगा वो होता है आपका m एक तो होता है h'/h और दूसरा होता है v/u। बाकी वो सब सेम रहेगा, 1 से छोटी बड़ी ये सब बाकी सब कुछ सेम है इसके अंदर, ठीक है। ये फॉर्मूला चेंज हो जाता है यहाँ पर। और लास्ट टॉपिक इसमें आता है आपका पावर। देखिए वैसे तो पावर ऑफ लेंस है ना, लेंस की पावर क्या डिनोट करेगी, लेंस की पावर डिनोट करती है कि कोई भी इंसिडेंट रे उस लेंस से जब पास हो रही है तो वो कितना कन्वर्ज या कितना डाइवर्ज होगी ये बताती है। लेकिन यहां पर अगर हम इसे डिफाइन करने बैठे तो इसको कहा गया है कि द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। तो फॉर्मूला जो है इसका इसी पर बेस्ड आपका डेफिनेशन है। द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर। पावर की मतलब फोकल लेंथ का जो रेसिप्रोकल वैल्यू होती है वही क्या होती है, पावर होती है। लेकिन ध्यान रखना पावर ये वाला फॉर्मूला 1/f का भी यूज करेंगे जब f इज इन मीटर। f किस में होता है, मीटर में होता है, तो आप क्या यूज करेंगे 1/f। लेकिन अगर आपका f सेंटीमीटर में है तो या तो आप पहले 100 से डिवाइड करके उसे मीटर में चेंज कर लें, अदरवाइज आप सीधा एक फॉर्मूला 100/f भी यूज कर सकते हैं। कब, जब f की वैल्यू कितनी होगी, इज इन सेंटीमीटर। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है। फिर आपसे क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछ लेता है कि पावर अगर आपकी पॉजिटिव में है या पावर अगर आपकी नेगेटिव में है तो नेचर ऑफ लेंस क्या होगा। तो देखो लेंस किस पर डिपेंड कर रहा है, फोकल लेंथ पर। फोकल लेंथ अगर पावर पॉजिटिव है तो फोकल लेंथ भी आपकी पॉजिटिव होगी, और फोकल लेंथ पॉजिटिव किसकी होती है, कॉन्वेक्स लेंस की। तो इसे हम कह सकते हैं कि ये कॉन्वेक्स लेंस या कन्वर्जिंग लेंस होगा, ठीक है। पावर अगर नेगेटिव है तो f भी आपका नेगेटिव होगा, और f नेगेटिव किसका है, कॉन्केव लेंस का। तो आप यहां पे कहेंगे कॉन्केव लेंस या डाइवर्जिंग
लेंस। ठीक है, तो यहां से आप नेचर भी पहचान सकते हैं। तो ये मैंने आपको किस तरीके से कब हम साइन कन्वेंशन कौन सा यूज करेंगे वो मैंने आपको लिखवा दिया है। अगली वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल आप लोग कैसे टैकल करेंगे। तो आप लोग न्यूमेरिकल्स को बहुत इजीली टैकल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आप जरूर देखें कि किस तरीके से हम न्यूमेरिकल को इजीली टैकल करें और आपके मार्क्स जो वो न्यूमेरिकल में डिडक्ट नहीं होने चाहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।